जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे CDP का 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन। कौन सा? CDP का जो 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उसके हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30% डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और समझना कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो सीटेट 21 जनवरी 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का ये कथन क्या कहलाएगा? देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, या लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो इस पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा लैंगिक रूढ़िवादिता को क्या देता है? चुनौती देता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लैंगिक रूढ़िवाद की बात हो रही है। ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में स्पर्धा का बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के हेतु प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा जब कराएंगे तो बल देंगे तो वहाँ पर हमारा प्रगतिशील शिक्षा होगी। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न है, ऐसी गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे देती है, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या कहलाती है? तो अध्यापिका की ये योजना कहलाती है, क्या कहलाती है? पहाड़ का काम करेगी। क्या करेगी? पहाड़ का काम करेगी। अध्ययन के लिए पहाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है, एक्ट एज स्कैफोल्डिंग और लर्निंग। देखिए, दूसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। हम बहुत ही फास्ट तरीके से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जल्दी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत परीक्षा का समय नज़दीक है, तो जल्दी से समझेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, चौथा प्रश्न हमारा है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन ए है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक। देखिए, हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जब हमारा यहाँ पर देखिए कि विद्यालय परिवार जो होता है प्राथमिक कारण क्या है? प्राथमिक कारण है। परिवार हमारा प्राथमिक कारण है और विद्यालय द्वितीय कारण। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है वो किस पर जोर देता है? बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जाती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बुद्धिमत्ता की क्या होती है? विभिन्न दशाएं होती हैं। इस पर ये जोर देता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? ये नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रथागत। क्या हो जाएगा? प्रथागत यानी कन्वेंशनल। क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, सातवां प्रश्न, लेव-वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अध्ययन प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा या संतुलीकरण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला, सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल्स। क्या हो जाएगा? कल्चरल टूल्स। बिल्कुल राइट आंसर है सांस्कृतिक। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार लेव-वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरणों की बात की है, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आठवां प्रश्न, जीन पियाजे के अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को किस रूप में वर्णित किया है? तो मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, या फिर स्कीमा या मनोबंध। तो यहाँ पर 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्कीमा एवं मनोबंध। स्कीमा एवं मनोबंध, स्कीमेस। ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार। अगला देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है? अमूर्त सोच का विकास होता है, विचार एवं सोच में केंद्रीकरण होता है, परिकल्पित निगमनात्मक सोच होती है, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता होती है। तो देखिए, पूर्व संक्रिया प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा? तो राइट हो जाएगा अमूर्त सोच का विकास। क्या होता है? अमूर्त सोच का विकास। एक ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, 10वां प्रश्न,
10वां प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। देखिए, केवल विद्यालय में नहीं होता, ये बात तो गलत है यहाँ पर बिल्कुल। विकास केवल बाल अवस्था के दौरान ही होता है, ये बात भी गलत है। विकास क्या है? बहुआयामी होता है। क्या होता है? विकास बहुआयामी। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। डेवलपमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न हमारा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होता है। क्या होता है? सांवेदिक, मूर्त या अमूर्त होता है। अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त होता है। मूर्त, अमूर्त या सांवेदिक होता है। अमूर्त, मूर्त और सांवेदिक। यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो 11वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पहला। क्या होता है? सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, यानी सेंसरी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग आधारित समूह बनाने का मापदंड, या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा राइट आंसर होगा? कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12वें का क्या हो जाएगा? तीसरा, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए, जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्षणों पर, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, या फिर हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देना, अवसर प्रदान करने पर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, तभी क्या है बच्चे का विकास समावेशी शिक्षा का पर जोर होगा। अगला देखिए, 14वां प्रश्न हमारा है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो देखिए, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता हो, या फिर छात्र जिसका अशक्त शरीर हो। तो यहाँ पर देखिए, सबकी बात एक हो रही है विकलांग छात्र। क्या हो जाएगा? तीनों को, इन तीनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? विकलांग छात्र हो जाएगा। यहाँ पर सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। विकलांग छात्रों के लिए अधिनियम 2016 के अनुसार इनको दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दिया था। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न, अधिगम कठिनाइयों में जूझते छात्रों की जरूरतें को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, नेगेटिव आंसर पूछा यहाँ पर। तो द्रव्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, या असतर्कता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, विविधता संबंधी मुद्दों को बातचीत डालनी चाहिए, विविधता विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए, या फिर सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या? ऑप्शन 2, विविध विन्यासों को से उदाहरण लेनी चाहिए, विविध विन्यासों से क्या उदाहरण लेनी चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न, समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पहला क्या है? राइट आंसर हो जाएगा लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या फिर यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शर्मिंदगी शब्द दिया, यहाँ पर डैश दे दिया कि इसका क्या कथन होगा। तो देखिए, का संज्ञान में कोई संयोग नहीं है या संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या के भेदभाव अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए।
तो यहाँ पर शर्मिंदगी के लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे शर्मिंदगी की जो राइट आंसर हमारा होगा का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देखिए जब शर्मिंदगी महसूस करेंगे तो वहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वहाँ नेगेटिव में चले जाएंगे, नकारात्मक व्यवस्था में चले जाएंगे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 21वां प्रश्न, बहुत ही फास्ट तरीके से हम प्रश्नों को कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगला देखिए, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पना के बीच संबंध को खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या अनुकरण या नकल और दोहराना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली आंसर हो जाएगा? तो वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हमारा है दूसरा। क्या है? दूसरा। सेकंड नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। संकल्पनाओं के बीच संबंधों को खोजना चाहिए, ना कि याद करना चाहिए। ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अवलोकन भी नहीं करना और नकल और दोहराना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न, एक अध्यापक को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा है दूसरा, कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। देखिए जब गलतियाँ इंसान करता है, जो हमारे विद्यार्थी क्या होता है गलतियाँ करते हैं तभी क्या है वो ज़्यादा सीखते हैं। गलतियाँ करते हैं तभी उनको पता चलता है कि हमने कहाँ पर गलती की, दोबारा उसको सुधार करने का अर्थपूर्ण मेथड होता है। तो बहुत ही राइट आंसर है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या विषय वस्तु को बहु रूपों से प्रस्तुत किया गया हो। तो देखिए सीखने में जब कठिनाई होती है तो कब होती है? वो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है, कि सूचना जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी तो वहाँ पर सीखने में कठिनाई होगी। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो उच्च उत्तेजना या उच्च भय। तो देखिए भय, यहाँ पर उच्च भय की बात हो रही, तो ये तो हमारा बिल्कुल दोनों कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे कि संतुलित उत्तेजना या कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, या कोई भय नहीं। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा है तीसरा। क्या है? देखिए कोई उत्तेजना नहीं और कोई भय नहीं, तो ये तो हमारा कट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। जब बच्चे को कोई डर नहीं होगा और उसको उत्तेजित किया जाएगा तो वो सबसे अधिक सीखेगा, तो वही सर्वोत्तम अवस्था हो जाएगी हमारी। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न है हमारा, अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, या फिर बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। क्या है? बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है, प्ले एन एक्टिव रोल इन। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता नियंत्रित है। तो देखिए राइट आंसर जहाँ पर हो जाएगा योग्यता सुधार्य है। क्या है? योग्यता क्या है? सुधार्य है। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न, बहुत ही फास्ट तरीके से हमने इस सेशन को किया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का CDP का है, तो बहुत ही स्पीड से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा का टाइम नज़दीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और समझ लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न 2023 की परीक्षा में आए थे और 21 जनवरी 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। देखिए निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पना समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, तो पाठ्यपुस्तक केंद्रित, तो पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बारंबार परीक्षाएं नहीं करवानी चाहिए, और अन्वेषण और संवाद तो करना ही नहीं है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा। जब बार बार बच्चे की कंपटीशन कराई जाएगी तो वहाँ पर उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसकी समझ बढ़ेगी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 28वां प्रश्न, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य की किस प्रकार की प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्ति का जो वाक होगा वो क्या कहलाएगा? तो वो देखिए संज्ञानात्मक परिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, या फिर मनोवैज्ञानिक विकल्प।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वनियमन। क्या हो जाएगा? सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 29वां प्रश्न, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थी को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करना। तो देखिए ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, पुरस्कार नहीं देना है। क्या? पुरस्कार नहीं देना है। तो हमारा 29 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। विद्यार्थियों की क्या जरूरत है और क्या आवश्यकता है वही पहचान करना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न, बच्चों के विकास की व्यक्ति विभिन्नता को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? देखिए केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवंशिकता न पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता। तो ये ऑप्शन हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो आपको उसका जवाब कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे आपको पता चले कि आप कितनी पढ़ाई, हमारी कितनी तैयारी चल रही है आपकी, और 30 में से कितने आपने राइट आंसर किए उनका जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।